हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिसंबर महीने की योजना पत्रिका को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी की बदलती पैटर्न के अनुरूप प्रत्येक महीने की योजना मैगजीन को अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब आप योजना मैगजीन का अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक महीने के योजना आर्टिकल में कम से कम एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बेसिकली आंसर राइटिंग के दौरान, चाहे वह जीएस का सेक्शन हो या फिर एसे का सेक्शन हो, इन दोनों सेक्शन में अपने आंसर को इनरिच करने के लिए योजना पत्रिका का अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ दिसंबर महीने की योजना मैगजीन को डिस्कस करूंगा। इसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि इस महीने की योजना आर्टिकल में इस योजना जो योजना पत्रिका है उसमें कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं और किस आर्टिकल का प्रयोग आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत किस टॉपिक में आप लोग उसका यूज करेंगे। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, योजना पत्रिका जो दिसंबर महीने की आई है, वो योजना पत्रिका का टाइटल है वर्ष का लेखा जोखा। यानी कि चूंकि 2023 वर्ष का यह अंतिम माह है और इस माह में यह सरकार के लिए और हम सभी के लिए भी यह जानना आवश्यक है कि आखिर एक वर्ष में हमने क्या पाया और क्या खोया। हमारे देश ने विगत एक वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण अचीवमेंट को प्राप्त की है, यह जानना आवश्यक है। तो आर्टिकल का जो मेन इसका जो थीम है वह वर्ष का लेखा जोखा, यानी कि पूरे एक वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न गतिविधियों का इसमें संकलन होगा। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर इसमें आर्टिकल में दिया हुआ है। देखिए, इस अंक में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है, पहला आर्टिकल है अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एम का मतलब हो गया मेंस और ई का मतलब हो गया एसे। तो आप लोग इसे कोड के अकॉर्डिंग आप लोग इसे समझ जाएंगे। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूंगा तो डिटेल इसके बारे में चर्चा करूंगा। दूसरा, भारत का बढ़ता रुतबा, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। यानी कि ये दोनों आर्टिकल जीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आर्टिकल जो होगा वह जीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है खेल कौशल, ऐतिहासिक जीत का साल। यह एसे के लिए टॉपिक है। ठीक है, तो एसे में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। खेल के क्षेत्र में भारत में सरकार जो है काफी ज्यादा फोकस कर रही है और खेल के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान भारतीयों के द्वारा रचे जा रहे हैं। तो एसे के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है खेल। इसके बाद अवगमन का पुनर्निर्धारण, यह बीपीएससी मेंस और ऐसे कहीं आपके लिए काम नहीं आएगा, तो इस आर्टिकल को आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला है भारत का उद्योग क्षेत्र, यह भी महत्वपूर्ण है जीएस मेंस के लिए। और अगला है कृषि और ग्रामीण विकास प्रमुख पहल और उपलब्धियां, यह भी जीएस मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इतने सारे आर्टिकल में से एक आर्टिकल ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी सभी आर्टिकल को आपको कहीं ना कहीं यूज करना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल रूप में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे पहले आर्टिकल से हम लोग डिस्कस करते हैं किस प्रकार से पहले आर्टिकल कहां पर यूज किया जाएगा जीएस के अंतर्गत। हाँ, देखिए पहला आर्टिकल है अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। यानी कि आप सभी जानते हैं, देखिए जो एक अंतरिक्ष टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है वहां पर यह है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हमने डिटेल्ड सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपके साथ डिस्कस किया है। वहां पर बताया है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक, पसंदीदा टॉपिक है और प्रतिवर्ष लगभग अंतरिक्ष टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि 68वीं बीपीएससी में संभवतः इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आप 67वीं तक देखेंगे तो लगातार इंटरवल के पश्चात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्रमुखता से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष क्षेत्र जब आप टॉपिक को कवर करेंगे तो बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। तो यही जब आप उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे तो इसी उपलब्धि के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा कि 2023 में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या पाया और क्या खोया।
यानी कि 2023 में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमने अर्जित की है। आप सभी जानते हैं चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है, मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। तो ये सारे 2023 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण पहलू को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसरो के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो 1960 के दशक के मध्य के उस दौर में जब विश्व भर के अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष दौड़ में लगी हुई थी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर केंद्रित था। यानी कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वह वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च पर पूरी तरीके से केंद्रित है। और यही जब आप देखेंगे कि रिसर्च के फलस्वरूप इसरो का अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने लगे हैं। अब देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक विकास में भी इसरो की काफी ज्यादा भूमिका बढ़ गई है। ठीक है, तभी से इस कार्यक्रम का विस्तार सामाजिक लाभ को प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होगा वह रिसर्च पर आधारित होगा तो उस रिसर्च के लाभ हमें प्राप्त होंगे और उसी लाभ के परिणाम स्वरूप हमारी कोशिश है कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आत्मनिर्भर प्रदेश बने। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन हाउस और भारी संसाधनों का व्यापक उपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, सामग्रियां और औद्योगिक प्रक्रियाएं विकसित की है। विगत 50 वर्षों में प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के डिजाइन विकसित करके उनका निर्माण करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। यानी कि भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार से आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है, इसे यहाँ पर डिटेल किया हुआ है। ठीक है, इसरो जो है वह विश्व की उन 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो गया है जिनके पास पृथ्वी के अध्ययन, संचार, नेविगेशन और ग्रह संबंधी खोजों की पूर्ण क्षमता हो। अब इसी से समझ सकते हैं कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है विश्व में किस प्रकार से प्रमुख स्थान रखती है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है उसे हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। उन हाईलाइट बिंदुओं को आप अवश्य पढ़ेंगे। जो भी हमने 4-5 आर्टिकल बताया उस आर्टिकल को आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। मार्केट में उपलब्ध हो पाती है तो आप लोग उससे परचेज करें, अन्यथा जो मैं पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ से उस आर्टिकल को पढ़ने का आप प्रयास करेंगे। इसरो ने अपने किस्म की अनूठी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित कर ली है। वह अपने 4 सक्रिय प्रक्षेपण यानों की सहायता से पृथ्वी की निचली, मझोली और ऊंची कक्षा में 500 केजी से 8000 किलोग्राम तक के पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता को दर्शा रहा है। इसरो की असली ताकत PSLV है। हमने हमेशा बताया है कि इसरो का जो सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेपण यान है वह PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी के जरिए देखेंगे कि इसरो की जो प्रसिद्धि है वह वैश्विक स्तर पर दर्ज हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, PSLV को इसकी खूबियों की वजह से ही जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। यह रॉकेट एक ही उड़ान में अनेक उपग्रह को प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है और कई सारे देशों के उपग्रह को PSLV के जरिए इसरो ने प्रक्षेपित किया है। चाहे वह USA का सैटेलाइट हो, कनाडा का सैटेलाइट हो, ब्राजील का सैटेलाइट हो, इजराइल का सैटेलाइट हो, ब्रिटेन का सैटेलाइट हो, कई सारे देशों की सैटेलाइट को इसरो ने PSLV उड़ान के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है और यह इसरो की रीढ़ मानी जाती है, PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। अब देखेंगे आप लॉन्च व्हीकल की अगर आप चर्चा करें तो क्रमवार रूप से यहाँ पर दिया हुआ है, उन सभी चीज़ों को आप देखते जाएंगे। देखिए हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि कई सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे जिनको योजना पत्रिका तो परचेज करते होंगे लेकिन वे समझ नहीं पाते होंगे कि हमें किस प्रकार से इसका यूज हमें GS आंसर राइटिंग में करना है और किस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्रमवार रूप में इसरो का प्रक्षेपण यान का विकास को दर्शाया हुआ उसे देखिए। जैसे LMV लॉन्च व्हीकल LMV-3 का सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया, उसके बाद SSLV है। ठीक है, यहां पर देखिए SSLV यहां पे हो गया। तो क्रमवार रूप से जो इसकी डेवलपमेंट हुई है वो यहां पर दर्शाया गया है। SSLV हो गया और देखिए यहीं पर लिखा हुआ है इसरो ने काफी पहले ही सेंसर, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस,
और कंट्रोल प्रणालियों की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी। मून ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों की सफलता का श्रेय इस अनूठी क्षमता को ही दिया जा सकता है। यानी कि भारत में इसरो के द्वारा समय समय पर जो प्रक्षेपण यान विकसित किए जा रहे हैं उसकी सफलता का ही परिणाम है कि ये सारे मिशन भारत के द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसरो की एक काफी महत्वपूर्ण सफलता है नाविक का क्या, नाविक जो है वह एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा जीपीएस का, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस का तो आपने नाम सुना होगा। यह यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है, एक नेविगेशन प्रणाली है। तो जिस प्रकार से जीपीएस काम करता है उसी प्रकार से काम करने के लिए नाविक को भारत के द्वारा विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। तो नाविक क्या है, तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है नाविक। ठीक है, अगर इसरो की कहीं सफलता आपको लिखना हो आंसर में तो नाविक को आप जरूर सफलता के रूप में दर्शाइए। नाविक प्रणाली भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर के घेरे में भारत और इस क्षेत्र के लिए एकदम ठीक सही समय वाली पोजीशनिंग और टाइमिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। यानी कि नाविक की रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर जो है वह नाविक की रेंज है। ठीक है, और नाविक क्या है, एक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। नाविक से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं में यान ट्रैकिंग और फ्लीट प्रबंधन, मोबाइल फोनों में उपलब्ध लोकेशन आधारित सेवाएं, यात्रियों के लिए पृथ्वी संबंधी नेविगेशन सहायता, समय विभाजन, आपदा प्रबंधन और अन्य कई सेवाएं उपलब्ध हैं। यानी कि नाविक का जो प्रक्षेपण किया गया, नाविक का विकास किया गया है इसरो के द्वारा, उससे ये सारी महत्वपूर्ण सेवाएं आपको मिल पाएंगी। हमने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल फोनों में लोकेशन आधारित सेवाएं, जिस प्रकार से आप लोकेशन आधारित सेवा जीपीएस काम करती है उसी प्रकार जीपीएस यूएसए के द्वारा डेवलप है। तो जीपीएस की भांति भारत के द्वारा नाविक का विकास किया गया है, जिसकी रेंज जो है वह 1500 किलोमीटर के दायरे में इसकी रेंज आती है। तो ये सारी जो सफलताएं हैं आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी सफलताएं आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से स्थापित हो पाएगा। इसके अलावा देखिए भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का क्या नाम है, एस्ट्रोसैट। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट है। यह भी इसरो की एक महत्वपूर्ण सफलता है। इसरो की सफलता में ये सारे पॉइंट लिखेंगे, नाविक हो गया, एस्ट्रोसैट हो गया। इसे 2015 में ही लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें को आपको लिखना है। हाल के दिनों में अगर इसरो की सफलता को देखा जाए तो हाल के दिनों में जो इसरो की सबसे महत्वपूर्ण सफलता रही है वह विगत कुछ वर्षों में देखें तो मंगल ग्रह के लिए मॉम मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यह भी इसरो की एक काफी महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। कब? 22 जुलाई 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। यह भी इसरो की महत्वपूर्ण सफलता के अंतर्गत आएंगे। तो अगर इसरो की सफलता पूछे तो कई सारे पॉइंट तो हमने आप बता दिया, एक नाविक बता दिया, एस्ट्रोसैट बता दिया, मंगल मिशन बता दिया, चंद्रयान 1 हो गया। 2019 में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो यहां से आपका शॉर्ट नोट्स एक बन जाएगा। चंद्रयान 1 पर आप शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, चंद्रयान 2 यहां पर लिखा हुआ है, पैराग्राफ में इतना पर्याप्त है। चंद्रयान 2 का यहां से शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। और देखिए हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया उस चंद्रयान 3 के बारे में है कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग करने की क्षमता रखता है। और 14 जुलाई 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया और 23 अगस्त यहां पे होगा, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल और इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, वहां उतरने के बाद वैज्ञानिक पेलोड चंद्रमा के 14 दिनों तक वहां रहा और आसपास के वातावरण तथा स्थितियों का उसने अध्ययन किया। तो देखिए किस प्रकार से इसरो की सफलता इस आर्टिकल को पढ़ने के पश्चात आप कई सारे पॉइंट में लिख पाएंगे। अब आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया गया है। यह पूरी तरीके से भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, सौर विज्ञान पर केंद्रित भारत का पहला मिशन है आदित्य L1। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर जो सूर्य की दूरी है वहां पर इसके प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण सफलताएं इसरो का यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो यह जो आर्टिकल था ऊपर जो हमने डिस्कस किया वह आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला आर्टिकल है यहाँ पर है, मैं इसे भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है मैं संक्षिप्त में आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ और डिटेल रूप में आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि खुद से जब 2 बार 3 बार आर्टिकल पढ़ेंगे और मैं जो वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ दोनों को अगर मर्ज करके सुनेंगे और पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। भारत का बढ़ता रुतबा, एक उभरती हुई शक्ति। हाल के दिनों में भारत किस प्रकार से वैश्विक पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खुद को इमर्ज किया है, खुद को स्थापित किया है, उसके बारे में यह आर्टिकल डिस्कस किया गया है। कोविड-19 के काल से लेकर G20 के सफलतापूर्वक आयोजन तक में भारत की किस प्रकार से भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न गतिविधियों के मध्य देखने को मिली है, यह आर्टिकल का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। पिछले 9 वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तर हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। आज भारत एक विश्व मित्र यानी कि वैश्विक मित्र, एक विश्व गुरु और एक विश्व वैद्य के रूप में स्थापित हो चुका है। कोविड काल में आप देखेंगे कि एक विश्व चिकित्सक के रूप में भारत का स्थान काफी प्रमुखता से लिया जाता था। आयुष का भारत के द्वारा विकास किया गया है। वैश्विक मित्र देखेंगे, किसी भी देश पर संकट की स्थिति आए भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे वह कहीं भी भूकंप की घटना, तुर्की जैसे देशों में भी भूकंप की घटना हो या फिर पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का भारत हमेशा से एक महत्वपूर्ण संबंध विभिन्न देशों के साथ कायम करने में भूमिका निभाया है। ठीक है, तो कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऐसे समय में जब भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और संघर्ष ने दुनिया को राजनीतिक, वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों से भर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रतिस्पर्धी शक्तियों के द्वारा प्रस्तुत दोहरे विकल्पों से परे एक नई दिशा के लिए लालायित है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर आघात किया है और देखेंगे कि कोविड-19 के कारण जब विश्व के प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं, उनकी जब व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, वैसी स्थिति में भारत ने मानव आधारित, ये सब काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग लिखते चलेंगे, कॉपी खोले रहे हैं। जब भी मैं वीडियो डिस्कस करता हूं कॉपी और पेन आपके सामने होने चाहिए और कुछ कुछ पॉइंट जो होते हैं वह लिखा हुआ नहीं होता है, खुद से मैं बोलता हूं, उसे आप लोग लिखते चलिए, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हर चीज नोट्स में लिखा हो या आर्टिकल में लिखा हो यह आवश्यक नहीं होता है। तो कोविड-19 के पश्चात भारत ने मानव आधारित सहयोग की रणनीति अपनाई है। अब G20 का प्रधानमंत्री के कई सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। G20 के आर्टिकल में प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि भारत का जो मुख्य जोर रहा है वह G20 की जो नीति रही है पहले से, आर्थिक केंद्रित दृष्टिकोण जो रहा है विकास को लेकर, उसके बजाय भारत जो है वह मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर पूरी तरीके से फोकस करता रहा है और उन देशों को भी शामिल करने पर भारत बल देता है। भारत समावेशी विकास की रणनीति पर बल देता है, जो कि आर्थिक के कारण नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों में भी पूरी तरीके से पिछड़े हुए, और इसका एक उदाहरण रहा अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना। ठीक है, तो कई सारे ऐसे पक्ष हैं। कोविड-19 के पश्चात जब पूरे विश्व में उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी, वैसी स्थिति में भारत ने G20 का सफल नेतृत्व किया। अपने मूल्य आधारित दृष्टिकोण, वैश्विक सहयोग पर बल देने और सभी के लिए शांति और प्रगति के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से भारत ने दुनिया के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष G20 की भारत की अध्यक्षता भारत और दुनिया भर में कई विरोधियों के द्वारा लगातार व्यक्त किए जा रहे संदेहों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, व्यापक आर्थिक स्थिरता, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचा, जलवायु चुनौती आदि मुद्दों पर आम सहमति बनाने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। आप देखे होंगे कि कई सारे विश्व के द्वारा भारत में G20 का सफल आयोजन हो पाएगा या नहीं, अनिश्चितता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारत ने अपनी उसकी रोड मैप पर, उसके घोषणा पत्र पर सर्वसहमति बनाने में भारत ने सफलता प्राप्त की। यह भारत की उभरती हुई शक्ति का ही प्रमाण है। इसके पहले देखिए एक काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, उसे मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता क्या है, यानी SDG लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जलवायु कार्रवाई। अगर कहीं पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्न आए तो इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2070 ईस्वी तक देखेंगे तो शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत ने टारगेट रखा है। जो COP26 हुआ था ग्लासगो समिट,
कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था। वहां पर भारत के द्वारा पंचामृत नीति का इजाद किया गया और 5 प्रकार के लक्ष्य घोषित किए गए। पंचामृत 5 प्रकार के लक्ष्य, और उन 5 प्रकार के लक्ष्यों में एक था 2070 ईस्वी तक शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो यह भारत की जलवायु कार्रवाई को लेकर एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में 40% हिस्सा जो है वह अक्षय ऊर्जा का है। इसके अलावा स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 8 वर्षों में 2400% की वृद्धि हुई है और कॉप 21 के लक्ष्यों को समय से 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया। तो ये सारे पॉइंट है। अगर आए प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी क्या सफलताएं हमें देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी सफलता यह है कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में विगत 8 वर्षों में 2400% की वृद्धि हुई। अक्षय ऊर्जा में 40% हिस्सा अक्षय ऊर्जा का। टोटल ऊर्जा में कॉप 21 के लक्ष्यों को हमने 9 वर्ष पहले हासिल किया। इसके अलावा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यह जो पॉइंट और डेटा है काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस डेटा को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग इसे नोट्स में लिख लीजिए अभी तुरंत। इसके अलावा देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो कार्य रहा है मिशन लाइफ को लेकर। देखिए मिशन लाइफ यहां पर दिया गया है, यह है मिशन लाइफ और जलवायु संकट। मिशन लाइफ जो होता है क्या है? मिशन लाइफ का मतलब हो गया पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, यानी कि पर्यावरण के अनुरूप अपनी जीवन शैली को अपनाना ही मिशन लाइफ है। आप अपनी जैसे क्या है मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन, अगर मान लेते हैं कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और वहां पर कोई नल जो है वह खुला हुआ है और नल से पानी लगातार गिर रहा है और वह बर्बाद हो रहा है, कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं है, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप तुरंत वहां पर रुक जाएं और उस नल को बंद कर दें ताकि पानी बर्बाद होने से बचे। पर्यावरण अनुकूल बिहेवियर को आपके प्रदर्शित करता है। आप किसी ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं और ट्रैफिक लाइट पर जब आप रुकते हैं तो भी कितने को देखेंगे कि जो बाइक से चलते हैं या फिर 4 व्हीलर से चलते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट तब तक रखते हैं जब तक कि वो ट्रैफिक क्लियर नहीं होती। तो उतनी देर आप गाड़ी को बंद कर दीजिए, क्योंकि CO2 का बेकार का उत्सर्जन क्यों करना है। तो आप उतनी देर अगर गाड़ी को बंद करते हैं तो यह पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे कई सारे मानवीय जीवन में समय आते हैं जब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को ढाला जा सकता है, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है मिशन लाइफ। मैं PDF भेज दूंगा, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारे ऐसे पहलू पर जोर दिया गया है जो कि भारत के द्वारा किया जा रहा है और वैश्विक पटल पर एक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभा रहा है। जैसे भारत एकमात्र G20 देश है जिसने अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को 2030 के निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले हासिल कर लिया। अभी हमने ऊपर बताया ना कि 9 वर्ष पहले भारत ने हासिल कर लिया है। तो G20 ऐसा करने वाले G20 का एकमात्र देश है। यानी कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, तभी तो इसने लक्ष्यों को पहले इस समय पूर्व इसने प्राप्त कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है, जिसमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना, अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन क्षमता को 45% तक कम करना है। भारत का एकमात्र स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक जलवायु समन अपने नेताओं की प्रतिबद्धता को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित करने का वादा करता है। यानी कि ये लक्ष्य प्रधानमंत्री के द्वारा 2030 तक घोषित किए गए हैं। और अभी हमने ऊपर बताया कि जो पंचामृत लक्ष्य ग्लासगो समिट में घोषित किया गया है, पंचामृत लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना, 45% कार्बन इंसेंटिविटी को कम करना, कार्बन तीव्रता को कम करना। तो ये सारे लक्ष्य जो है पंचामृत घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं और भारत सरकार के द्वारा क्लाइमेट चेंज यानी कि CC को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा कि महामारी के दौरान तकनीक संचालित समाधान। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका और क्या सफलता में देखने को मिल रही है, तो आप बताएंगे कि कोविड काल के दौरान भारत ने
तेजी से टीकाकरण करने के लिए आरोग्य सेतु और कोविन पोर्टल का इजाद किया था। कोविन जो है विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान है, जिसके जरिए लगभग 2.15 बिलियन टीकों की खुराक दी गई। और आरोग्य सेतु जो है वह विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 संक्रमण ट्रेसिंग ऐप विकसित किया गया था, जिसमें 218 मिलियन रजिस्टर्ड थे उपयोगकर्ता। तो ये क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आपको सिंपल लगा होगा कि अरे आरोग्य सेतु अब तो कोविड का काम खत्म हो गया, अब इसका यूज नहीं है, इसको क्यों पढ़ेंगे। नहीं, अगर हेल्थ सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सफलतापूर्वक जो इसकी सफलता है वह हमने अपनी आंखों से देखी है, आपने अपनी आंखों से देखी है कि किस प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ट्रेसिंग किया जाता था कि कहां पर कोविड से संबंधित पेशेंट किस क्षेत्र में रह रहा है, और एक क्षेत्र दिया रहता था जिसके जरिए आप ट्रेस कर सकते थे और उन क्षेत्रों से गुजरते समय आप सावधानी बरत सकते थे। तो यह काफी महत्वपूर्ण भारत सरकार की पहल थी। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे पहल हो रही है। ठीक है, तो जून 2022 में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला था। ठीक है, कई सारे इसमें भी पहलू हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं आर्टिकल को भेज दूंगा। इसमें देखा जाए तो जो हमने 3-4 आर्टिकल बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है अक्षय ऊर्जा में अग्रणी भारत, यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत किस प्रकार से अग्रणी है। यह जो पॉइंट है, अगर आपसे ऊर्जा क्षेत्र में पूछा जाए कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या सफलताएं, तो आप लिख सकते हैं कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश है भारत। पवन ऊर्जा में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर भारत आता है, और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवें स्थान पर भारत आता है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। और अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भी भारत जो है वह थर्ड स्थान पर है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अगर पूछा जाए भारत के प्रयास तो उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। कई सारे यहाँ पे आर्टिकल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इधर कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं पढ़ना है, लेकिन एक यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे मिलेट्स, यानी कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 का जो रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वह आपको पढ़ लेना है। अगला पॉइंट है आर माधवन से बातचीत। यह फिल्म से संबंधित है, तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण एसे का टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और वह जो एसे का टॉपिक है वह खेल क्षेत्र से संबंधित है। अभी हमने ऊपर में बताया था कि खेल क्षेत्र जो है विगत वर्षों में भारत सरकार का भी ध्यान इस ओर काफ़ी तेजी से गया है, और इतना ही नहीं, भारतीय जो खिलाड़ी हैं वह वैश्विक स्तर पर अपनी सफलता को दूसरे देशों को के सामने प्रदर्शित कर चुके हैं। 107 पदक दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। एशियन गेम्स इंडिया एट द रेट एशियन गेम्स 107, यानी कि 107 पदक भारत ने जीते हैं, और अभी तक का सबसे ज़्यादा संख्या में पदक भारत ने जीता है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और 100+ सरकार के द्वारा भी टारगेट रखे जा रहे थे, तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो मेरे ख्याल से ऐसे का टॉपिक बन सकता है कि एक खेल शक्ति के रूप में उभरता भारत। ठीक है, एक आपका मुहावरा भी आप काफ़ी बचपन से सुनते होंगे, उस मुहावरे को छोड़िए, लेकिन ऐसे का टॉपिक के अंतर्गत यह काफ़ी महत्वपूर्ण है खेल क्षेत्र। आप लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल को पढ़िएगा, 3-4 पेज का आर्टिकल है। भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसे आपको समझ लेना है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां खेल के क्षेत्र में क्या हाल के दिनों में देखने को मिल रही उसे आपको समझ लेना है। किस क्षेत्र में हम क्या तरक्की कर पा रहे हैं। ठीक है, एशियन जो हो गया, ओलंपिक, पैरालंपिक, हर एक क्षेत्र में आप कोशिश करिए जानने की, ताकि ऐसे जब लिखने के लिए आए तो आप एक डायनेमिक बेसिस पे आप एक ऐसे बृहत स्तर पे आप ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसका PDF प्रोवाइड कराऊंगा ही, आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब आइए, यहाँ पे एक प्रीलिम्स फैक्ट्स आपका निकल रहा है। देखिए, ऐसे जो योजना मैगजीन है वह सिर्फ आपकी मेंस की तैयारी नहीं करवाती है। आप देखेंगे कि कई बार प्रश्न जटिल टाइप के जो पूछ लिए जाते हैं वह कहीं ना कहीं अगर आप डिफरेंट मैगजीन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। योजना मैगजीन उनमें एक है। जैसे यहाँ पर इसे आप लोग पहले पढ़े होंगे, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च कहाँ से किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ
RRTS गलियारे के साथ इसे प्रारंभ किया गया है। तो इसे आप लोग देख लेंगे, हालांकि मेंस के लिए यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप गहनता से पढ़ें, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। अब है 2023 की झलकियां, यानी कि 2023 में क्या क्या महत्वपूर्ण हमने काम किया है। यह प्रीलिम्स के लिए आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साल का प्रीलिम्स फैक्ट्स यहां पर डिस्कस किया गया है। जनवरी, विश्व ने 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन जनवरी में किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन नागपुर में किया गया। 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीप का नामकरण किया गया। ये सारे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए। फरवरी में देखें तो भारत को अपनी संशोधित ड्रोन नीति की मंजूरी मिली है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है और आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन किया गया, जो कि एक जनजातीय उत्सव है, और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया फरवरी में। मार्च, बर्लिन जर्मनी में आयोजित ITB 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीते हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु मोबाइल ऐप जारी किया गया। तो सागर सेतु मोबाइल ऐप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अप्रैल में देखा जाए तो काशी तेलुगु समागम का आयोजन वाराणसी में किया गया। राजस्थान की पहले, ये राजस्थान का है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन के दूसरे अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष नीति पेश की गई है। इसके अलावा देखें मई का है, यहाँ पर मई के साथ यहाँ पे जून का भी दिया हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। 2021 का गांधी सेतु पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया और इसे संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री खुद गीता प्रेस में गए हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जुलाई है, तो जुलाई में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। कब? ऊपर हमने बताया 14 जुलाई, और कब पहुंचा? 23 अगस्त को सफलतापूर्वक पहुंचा। इसी महीने में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगस्त अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। कब? हमने ऊपर बताया 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगस्त के बाद आप आइए आप सितंबर में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। नई दिल्ली G20 समिट, इसके अलावा आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया, देश का पहला सौर मिशन है। इसके अलावा यशोभूमि नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब अक्टूबर महीने में अगर देखेंगे तो मेरा युवा भारत पोर्टल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है अक्टूबर महीने के अंतर्गत। और नवंबर में अगर देखा जाए तो देश में भव्य पैमाने पर आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होती है उसके देख लीजिएगा आप लोग। इसका आयोजन किया गया कहां पर? पुणे के अंतर्गत। पुणे में 9वां मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो पहलू होते हैं वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 1 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है। अब साथ में आप लोग देख लीजिए PM विश्वकर्मा योजना, आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है PM विश्वकर्मा योजना से संबंधित, इस पॉइंट को लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस P+M हमने लिख दिया, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस पोर्टल के बारे में जानकारी रख लीजिएगा, मेरा युवा भारत पोर्टल। इसके बारे में आप लोग अधिक से अधिक जानकारी रखें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसके जरिए क्या क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने हैं, ठीक है, कैसे पंजीकरण करें, किस सरकार किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया, लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको सीख लेना है। माई भारत पोर्टल के फायदे क्या क्या हैं, यह शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह आपकी जिम्मेवारी रही, इसके नोट्स के रूप में अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद हमने बताया था आपको आवागमन का पुनर्निर्धारण, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। BPSC मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, यह कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, आप लोग इसके लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है,
हाँ, यहाँ से जो महत्वपूर्ण पहलू छोटे छोटे जो आपको दिखते हैं, जैसे भारतमाला क्या है, तो इसे आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतमाला परियोजना। इसके अलावा भारतमाला के बाद आता है सागरमाला। तो सागरमाला के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, किस प्रकार से सागरमाला जो है समुद्री क्षेत्र के विकास पर काम कर रही है, फोकस कर रही है, सागरमाला के 5 स्तंभ क्या क्या हैं उसे आप लोग लिख लीजिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना है, लेकिन इसका डिटेल आर्टिकल आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। देखिए ये रेलवे जोन का यहाँ पे मुख्यालय के साथ ये दिया हुआ है, रेलवे जोन। ये प्रीलिम्स के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा मेंस में इसका कोई कहीं पर यूज नहीं है, ठीक है। अब आगे एक और आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। एक आर्टिकल है भारत के उद्योग से संबंधित, यस आ गया है। भारत का उद्योग क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है मेंस के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 ज्योग्राफी इकोनॉमिक जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल को आप लोग पूरी पढ़ लीजिए। जब राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया है तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के पश्चात किस प्रकार से इस उद्योग धंधे के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया है, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो भारत का उद्योग क्षेत्र जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक सेक्शन के लिए VVI बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। कई प्रकार की सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं डेवलपमेंट से संबंधित, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह लॉजिस्टिक पॉलिसी क्षेत्र, यह लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतः विषय क्रॉस सेक्टरल बहुक्षेत्राधिकार और व्यापक नीतिगत ढांचा जो है प्रोवाइड कराती है। यह नीति पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की एक पूरक है। और राष्ट्रीय मास्टर प्लान अगर आप देखेंगे गति शक्ति मास्टर प्लान, तो ऊपर वाला जो आर्टिकल था परिवहन उसमें है, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा किस प्रकार से एफडीआई नीति अपनाई गई है, मेक इन इंडिया के जरिए किस प्रकार से उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल 2014 में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। वोकल फॉर लोकल ऐसे कई सारे जो पहलू हैं वह इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। तो आपकी जिम्मेवारी रही इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। स्टार्टअप इंडिया भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, पीएलआई योजना भी महत्वपूर्ण है, भारी उद्योगों के विकास के लिए सरकार की क्या रणनीति है, इन सभी पहलुओं पर आप लोग पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसे आप लोग कवर कर लेंगे। तो आज का अगर देखा जाए तो इस वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और अंत में देखिए यहाँ पर दिया गया है एक पेज में जो काफ़ी महत्वपूर्ण पेज है, यह आपके लिए स्पेशली शॉर्ट नोट्स के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए हमने इस योजना मैगजीन से 2 शॉर्ट नोट्स आपको बताया। एक शॉर्ट नोट्स मेरा युवा भारत पोर्टल जो ऊपर बताया वो, और दूसरा मेरी माटी मेरा देश, इसे हमने नोट्स भी तैयार किया है। हमने शायद आपको दिया होगा टेलीग्राम पे, या नहीं दिया है तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। 17वीं बीपीएससी के लिए भी यह महत्वपूर्ण है और 69th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इन दोनों जो 17वीं का भी मेंस देने वाले हैं या 69th का दे रहे हो, वह मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है इस पर पूरी अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लेंगे। लॉन्ग प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना बिल्कुल नहीं है और यहाँ से लॉन्ग प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला है कृषि और ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियां, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। स्पेशली आप जानते हैं कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप कृषि क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पहल हो रही है और क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, इस आर्टिकल के जरिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कई सारे आपको नए नए फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, उन सारे फैक्ट्स को आपको पढ़ते चले जाना है। देखिए किस प्रकार से मिनिस्ट्री की जो डिसीजन हुई है, कैबिनेट की, उन सभी डिसीजन को यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इसका पहले ही मैं mygovernment.in पोर्टल से डाउनलोड करके मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलीग्राम @ISPC सेंटर पे। देखिए यहाँ पे जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण पहलू को प्रदर्शित किया गया है। अभी तक जल जीवन मिशन की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को यहाँ पर बताया गया है। जल जीवन मिशन क्या है उसे तो आप इसे यूज कर सकते हैं मेंस के अंतर्गत। जब आप भौम जल संरक्षण टॉपिक पढ़ेंगे
तो भौम जल संरक्षण के अंतर्गत सरकार के प्रयास में आप क्या बताएंगे, जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ से आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। उसका उद्देश्य क्या है, क्या हमने लक्ष्य प्राप्त किया, 24 तक कितना हमारा टारगेट रखा गया है, किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जा रहा है, गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है, महिला सशक्तिकरण का भी कार्य जो है जल जीवन के तहत हो रहा है। तो ये कई सारे जो पहलू हैं आपको इस आर्टिकल के पढ़ने से आपको जानकारी हो पाएगी और काफ़ी बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आज का जो हमारा लेक्चर था वह पूरी तरीके से योजना मैगजीन दिसंबर 2023 पर पूरी तरीके से केंद्रित था और इसके कई महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने टच करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाएगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपकी हर एक समस्या का समाधान टीम ISPC सेंटर के द्वारा कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे